फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सूरज क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम को हिंदी में परमाणु और मॉलिक्यूल्स को अणु कहते हैं। अब इसे हिंदी में क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने मैटर का नाम पदार्थ दिया और एटम का नाम परमाणु दिया। वो कहते थे, या उनके हिसाब से पढ़ते हैं उनकी थ्योरी, वो बताते हैं कि मैटर जो है ना वो पदार्थ है और एटम क्या है, परमाणु है हिंदी में। अब मैटर होता है क्या है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। उनको भी, उनसे भी स्मॉलर क्या होता है, एटम होता है। मतलब सर मान लेते हैं ये सर बहुत छोटा सा कोई पीस है, मान लेते हैं बिस्किट का पीस है, ठीक है। तो बिस्किट तो बहुत बड़ा साइज हो गया, बिस्किट क्या है, बहुत बड़ा साइज हो गया। उसका लास्ट जो छोटा सा टुकड़ा होगा ना, जो बिल्कुल छोटा सा, वो क्या है, एटम है। वो क्या है, एटम है। इससे भी छोटा होता है एटम, क्योंकि आप उसे नेट डाई से सी कर पा रहे हो ना, इसका मतलब है वो एटम नहीं है। एटम क्या होता है, बहुत छोटा है, जो सिंगल फॉर्म में नेट डाई से सी करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। अब सर ये एटम हमें विजिबल तो है नहीं, हमें दिख तो रहे नहीं है, तो सर ये दिख रहे हैं तो बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो वो शेप और साइज कैसे लेते हैं, तो उसके भी कुछ लॉज है। मतलब एटम कंबाइन होने के भी कुछ लॉज है। जब एटम क्या करता है, ग्रुप में जुड़ता है, किसमें जुड़ता है, पहले सुनो, ग्रुप्स में क्या हो जाए, ग्रुप्स ऑफ एटम, या ग्रुप्स ऑफ एटम क्या बनता है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे आप लोग, ग्रुप्स ऑफ एटम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ एटम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। अब हमें यहां तक समझ आया। अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो जुड़े हैं, क्या ये कुछ सिद्धांत है, इनके कुछ नियम्स हैं, हाँ भाई, कंबाइन होने के कुछ लॉज हैं। पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहला लॉ ध्यान से सुनिए, पेपर में जरूर आ सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक एटम का जो मास होगा उसको ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक एग्जांपल मान लेते हैं, आपको पता चला हुआ आज तक कि हाइड्रोजन तो होता ही होता है, हीलियम होता ही है, ऑक्सीजन होता ही है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मान लो, वैसे होता ही है। इसका मास 16 होता है, तो ना इसे ना कभी बढ़ाया जा सकता है ना इसे घटाया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ना इसे बढ़ाया जा सकता है ना इसे घटाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, पढ़िए ध्यान से। एन एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो एक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा बाय मास। उसकी खुद ना कुछ मास होगा, उसके डेफिनेट प्रोपोर्शन होंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, ठीक है। तो इसे पहले फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मैं 1 सेकंड के लिए लेट रहा हूं, मुझे पोस्ट कीजिए। आज देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या बताया गया, तो ये थ्योरी एटॉमिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एटम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अंदर किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एटम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एटम को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि एटम के बारे में अगर आप स्टडी करो तो प्रॉपर्ली नॉलेज होनी चाहिए। तो पहली लाइन में उन्होंने बता भी दिया कि मैटर क्या है, टिनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और दूसरी लाइन में बताते हैं कि ना मैटर उनको डिवाइड किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। मतलब एक एटम है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ना ऐसा नहीं कि हमने इमेजिनेशन से बनाया है, हाइड्रोजन नेचर के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे हाइड्रोजन मिलकर जो हमारे यूजफुल चीजें वो बनाते हैं। नेक्स्ट चीज उन्होंने बताया कि डिविजिबल नहीं कर सकते, मतलब इसे हम चाहकर भी हाइड्रोजन को 2 बराबर हिस्सों में आप ब्रेक डाउन करना, क्रिएट करना, नया हाइड्रोजन बनाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो नेचुरल प्रोसेस है उसी के थ्रू क्या होते हैं, अपनी मर्जी से क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। थर्ड में बताते हैं कि उनका जो सेम साइज होगा, इन केस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, बट दोनों के साइज क्या है, सेम होंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर बताया गया। नेक्स्ट बोलते हैं एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनका भी मास क्या होगा, सेम होगा। कैसे, सेम साइज एंड मास। एक एग्जांपल के लिए, सर इसका मास तो 16 होता है, इसका मास क्या होता है, 1 ही होता है, बट ये क्या होगा, जो इनके रेशियोज है, जो इनके रेशियोज दे रखे हैं उसी प्रोपोर्शन में ये प्रेजेंट होंगे। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, मतलब एटम जब कंबाइन होंगे तो हमेशा क्या करेंगे, कंबाइन होते समय रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स का यूज होगा टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब जैसे आपने देखा होगा H2O, H2O का मतलब क्या होता है, वाटर। वाटर इज कॉल्ड अ कंपाउंड। इसे कंपाउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रुप्स ऑफ
किससे बना है? एटम से, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स है, इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है एटम्स को, दो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है और दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे? कंबाइनिंग रेशियो। और इस रेशियो को आपको पता है रेशियो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रेशियो कंबाइन होने का एक रेशियो है, जैसे इसका रेशियो 1:8, तो इसी रेशियो में ये जुड़ेंगे। अगर इसे कम या ज्यादा कर दिया जाए तो ये प्रॉपर्ली जो वाटर बनना है, ये जो बनते हैं नेचर के अंदर, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड, मतलब जिस नंबर में वो प्रेजेंट है वो उसी नंबर के अंदर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कंपाउंड फॉर्म होते रहेंगे। कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं? तो कोई भी चीज जो बनी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी चीज नेचर के अंदर जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्या हो रहे हैं? एलिमेंट्स ग्रुप करके क्या कर रहे हैं? कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उनके नंबर हमेशा क्या होते हैं? वहां पर कांस्टेंट रखे जाते हैं। आ जाओ हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, क्या होता है मास। ठीक है, एटॉमिक मास को हम देखेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आज देखते हैं एटॉमिक मासेस को, क्या होता है एटॉमिक मास। तो जैसे हमने जाना कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जैसे हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मास है, वैसे ही एटम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मास कंसिस्ट करते हैं। मास का मतलब होता है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हटी हुई हो। आप बताते हैं एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन एन एटम, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ऐड क्या कहलाता है? मास के बराबर होता है लगभग। ठीक है, और बोलते हैं और इन अ ग्रुप ऑफ एटम्स द एवरेज मास, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम करें, उनका एवरेज लगभग किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मोस्ट इंपोर्टेंट था क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है? अणु। अणु का मतलब क्या है? अ मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? 2 और मोर एटम्स क्या हो जाए? कंबाइन हो जाए तो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। और ये क्या लिख दिया मैंने? IUPAC, इसका मतलब है जो हमारी एटम्स की मान्यता देता है या किसी भी केमिस्ट्री साइड को अप्लाई करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, क्या एटम के पास आयन्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं? अब आयन वर्ड आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे, क्या होता है आयन्स। ठीक है, ध्यान सुनिए, क्या एटम पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं? क्या एटम की वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है? सर एक और वर्ड आ गया वैलेंसी। तो इसको देखने के लिए फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको देखते हैं। आज जो देखते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। जैसे आपने आयंस के बारे में पढ़ा, वैसे मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको क्या बताया? मॉलिक्यूलर क्या होता है पहले समझिए। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स, इट्स कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर मास मतलब भाई जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं क्या बनता है? मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है उनका। जैसे एग्जांपल आपने कहा था सर वाटर, तो वाटर के अंदर क्या है? वाटर क्या है पहले समझो, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इट्स कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अब ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं? मास निकालते हैं। और मॉलिक्यूलर का मास निकालने का बहुत आसान तरीका है, आपको हर मॉलिक्यूल का, हर एटम का क्या पता होना चाहिए? मास। जैसे मुझे पता है, आप लोगों को भी याद करना है, हाइड्रोजन का मास कितना था? 1 था, और हमने यहाँ पर क्या लिखा था? 2 लगा था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 into 2 कितना आया? 2 आ गया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो आप याद करो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो हमने यहाँ 16 लिखा, सर अब यहाँ 2 लगाए। ये 2 का मतलब होता है वैलेंसी है, ये इसकी क्या है? वैलेंसी है। जो आगे लगाता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 18U। सर U क्यों लगाया? U इज अ यूनिट टू मेजर अ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को नापने के लिए हम U का यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो मोल कॉन्सेप्ट से पहले समझने से पहले आप ये समझिए कि एक एटम का साइज क्या होता है। एक एटम का साइज क्या होता है? एक एटम का साइज, तो ध्यान सुनिए, हाइड्रोजन का साइज जैसे दिया गया है 10⁹ नैनोमीटर। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब है 1 मीटर के इतने से डिवाइड कर दो, कितने से? 10⁹ इसे नहीं लिखने के बजाय क्या करते हैं? 10⁹ से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या है? एक एटम का साइज है, तो ये बोल देते हैं एटम, ठीक है, एटॉमिक साइज। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन का साइज इससे भी छोटा हो सकता है? हाँ, तो कई जगह पर आपको ये शायद 10 भी देखने को मिल सकता है। ओके, चलो अब आगे हम शुरू करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिए। जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि सर वाटर बन गया, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर फॉर्म हो गया। तो सर उसकी मोल वैल्यू क्या होती है, तो देखिए सिंपल सा, हमने ये हम कह सकते हैं ना, एक्चुअली में ये बैलेंस्ड भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, बैलेंस्ड है। इसी को मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे। और मोल वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको आसान तरीका समझाता हूँ। एक्चुअल में एटम को नापने के लिए बहुत मुश्किल था, तो उसके लिए क्या किया, बेसिक यूनिट्स शुरू करी गई। कैसी बेसिक यूनिट, उन्होंने क्या किया, जैसे कि एग्जांपल कि भाई हमें किसी चीज को मेजर करना है तो जरूरी थोड़ी हम उसके बराबर का वेट लेके आए, और एटम के बराबर का वेट लाना डिफिकल्ट था, तो उसे डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाली गई और सॉल्व करके बताया गया 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 into 23। इसे कई जगह पर एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब हम देखेंगे इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज, कुछ सिंबल्स और कुछ केमिकल्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन, इनकी थ्योरीज। तो कहां पर देखेंगे हम, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, द स्ट्रक्चर ऑफ अ एटम, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर के अंदर थोड़े बहुत डाउट्स होंगे, आई नो, क्योंकि अभी हमें एटम्स के बारे में प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं मिली है या प्रॉपर्ली नहीं जानते। जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब हमें वहां समझ आएगा कि एटम्स कितने होते हैं, वैलेंसी कैसे निकलती है, फिर हमें ये सारा चैप्टर और आसानी से क्लियर होगा।